Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Math Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Grade 11 students. This is a question on vectors from exercise 7D book D4, and this is question number 16 of exercise 7D. In the class we have discussed question number 14 and 15, in which I told you about the ratio of areas of similar triangle concept. और क्वेश्चन नंबर 15 जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई उसमें एक पार्ट ऐसा था जिसमें उसने हमसे रेशियो ऑफ एरियाज के बारे में पूछा था, और फिर हमने जब वो ट्राइंगल्स को ड्रॉ किया था तो हमें पता चला था कि ये भाई ये जो दो ट्राइंगल्स है जिनका एरिया का रेशियो ये हमसे पूछ रहा है, ये सिमिलर ट्राइंगल्स है। तो फिर अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं और उनका एरिया का रेशियो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। इससे हमें एरिया का रेशियो मिलेगा। हमें एरिया नहीं फाइंड आउट करना, हमें सिर्फ एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए ये फॉर्मूला A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। L1 और L2 की जगह पे जो है वो हम दोनों ट्राइंगल्स की बेस ले लेते थे, उनके स्क्वायर ले लेते थे इंडिविजुअल, हमारे पास एरिया का रेशियो आ जाता था। लेकिन फिर हमने जब क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई किया था तो क्वेश्चन नंबर 15 में अगेन उसने हमसे यही पूछा था कि भाई दो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आई थी कि जब हमने ट्राइंगल्स को ड्रॉ किया था तो हमें लगा था कि ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर नहीं है। तो जब ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए। फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो नॉन सिमिलर ट्राइंगल्स हैं लेकिन उनकी हाइट सेम है, दोनों ट्राइंगल्स की अगर हाइट सेम है तो आप उनकी बेसिस का रेशियो ले सकते हो जो कि बिल्कुल एरिया के रेशियो के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन भी तुम लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 देख लो क्योंकि इसकी भी रिक्वेस्ट आई थी। तो इसका सोल्यूशन और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है तुम लोग के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये हमारे पास पूरी फिगर बनी हुई है और इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, बारी बारी हर पार्ट को देखते हैं। और इसमें सबसे पहले उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको ये जो बेस पे नज़र आ रहा है ओ ए बी सी, ये बेसिकली एक पैरेललोग्राम है। तो जब उसने पैरेललोग्राम का वर्ड यूज़ कर लिया है तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ मैं इक्वल वेक्टर्स जो है वो मार्क कर लेता हूँ। अगर ओ सी जो है वो क्यू के बराबर है तो इसका मतलब है कि ए बी भी जो है वो क्यू के बराबर होगा, और अगर ओ ए जो है वो पी के बराबर है तो सी बी भी जो है वो मेरे पास एग्जैक्टली पी के बराबर होगा। तो ये दो चीज़ें मैंने जब देखा कि उसने वर्ड पैरेललोग्राम यूज़ किया है तो मैंने जो है ये थोड़ा सा जो है वो एडिशनल थोड़ी वर्किंग कर ली, यहाँ मैंने क्यू लिख दिया। और सबसे पहले फिर मैंने यही काम किया कि जब मैंने देखा कि वर्ड पैरेललोग्राम यूज़ हो गया तो इसका मतलब है कि मैं इक्वल वेक्टर्स जो है वो मार्क कर सकता हूँ। इक्वल वेक्टर्स आपको पता है ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम होता है और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। तो चूंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में आपको पता है कि ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, तो इसका मतलब है कि अगर ओ से लेके सी तक की वैल्यू क्यू है तो इसका मतलब है ए से लेके बी तक की वैल्यू भी क्यू होगी, और ये ऊपर की डायरेक्शन हो जाएगी क्योंकि यहाँ भी एरो ऊपर की तरफ है। और फिर सिमिलरली ओ से ए जो है वो पी है तो इसका मतलब है सी से बी भी एग्जैक्टली पी के बराबर होगा। तो ये तो फर्स्ट जो है थोड़ी सी वर्किंग मैंने कर ली। उसके बाद मुझसे कह रहा है एंड ए सी टी इज अ स्ट्रेट लाइन, और ए सी टी जो आपको नजर आ रही है ए सी टी ये स्ट्रेट लाइन है। और ओ सी इज प्रोड्यूस टू मीट बी टी एट आर, ये भी उसने बता दिया कि भाई ओ सी लाइन जो है ना उसको मैंने एक्स्ट्रा आगे जो है वो प्रोड्यूस किया और वो आर तक जो है वो जा रही है, और वो लाइन बी टी को मीट कर रही है। ठीक है, और उसके बाद उसने मुझे जो है ना वो रेशियो की फॉर्म में उसने मुझे जो है थोड़ा सा जो है ये बता दिया कि जो बी टी जो है ना आपके पास वो 4 टाइम्स बी आर है। ठीक है, तो ये जो बी आर है और ये जो बी टी साइड है उसने इसका जो है ना हमें एक रिलेशन दे दिया कि बी टी इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी आर। तो आपको पता है जब भी इस तरह वो मुझे जो है वो दो वेक्टर्स को रिलेट करता है इस तरह, तो मैं जो है थोड़ी सी वर्किंग करता हूँ और मैं ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि यहाँ से मैं क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये बी आर जो था इस साइड पर मैं इसको शिफ्ट करके बी टी के नीचे ले गया। तो बी टी अपॉन बी आर जो है वो 4/1 आ रहा है। तो ज़रूरत से देखता हूँ कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो बी से लेके टी तक जो है ना वो 4 पार्ट्स हैं। तो बी मेरे पास ये रहा, और यहाँ से लेके यहाँ तक टी तक यानी ये पूरी लाइन जो है ना ये 4 पार्ट्स है, और इसमें से जो बी आर है वो 1 पार्ट है। तो फिर आर से लेकर टी तक कितने पार्ट्स हुए, क्योंकि टोटल 4 है और 1 यहाँ आ चुका है। तो 4 - 1 कितना हो गया, 3, तो यहाँ 3 आ गया। अगर मैं इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये टोटल 4 पार्ट्स हैं तो ये 3/4 है, और ये चूंकि टोटल 1 पार्ट है
ये 1 पार्ट है और टोटल 4 पार्ट है, तो ये 1/4 हो गया। और आपको पता है कि रेशियो जो है वो जाहिर सी बात है 3/4 ऑफ द टोटल लेंथ होता है, तो टोटल लेंथ मेरे पास बी टी है, तो मैंने 3/4 बी टी लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख लिया 1/4 बी टी। इससे हो सकता है मुझे आगे थोड़ी हेल्प मिल जाए, मुझे आगे कुछ फाइंड आउट करना हो जहाँ मैं ये यूज़ कर सकूँ। तो इसीलिए मुझे ये वर्किंग जो है वो लाजमी हर क्वेश्चन में करनी पड़ती है। अगर उसने आपको इस तरह का कोई रिलेशन दिया हुआ है, तो आप उसमें से वर्किंग करके जो है ना इस तरह की इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो, ताकि आगे आपको काम आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई बी से लेके आर तक जो है वो 1/4 बी टी है, और आर से लेके टी तक जो है वो 3/4 बी टी है। तो ये मैंने जो है वो थोड़ी सी वर्किंग कर ली। और उसके बाद वो कह रहा है कि ओ ए जो है वो पी के बराबर है, ओ सी जो है वो क्यू के बराबर है, और टी सी जो है वो मुझे उसने दे दिया 3 टाइम्स पी माइनस क्यू। ठीक है, तो टी सी भी है मेरे पास। अब फर्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है एक्सप्रेस एज सिंपली एज पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, कुछ मुझे पार्ट दे रहा है। फर्स्ट में मुझे कह रहा है ओ टी। ठीक है, तो मुझे ओ से टी जाना है, तो उसके लिए पहले मैं रूट जो है वो चूज करता हूँ कि भाई ओ से मुझे टी जाना है, मतलब ओ ये रहा मेरे पास, और ये रहा मेरे पास टी, तो मुझे ओ से लेकर टी तक जाना है। और मुझे ऐसा रूट चाहिए जिसमें मुझे जो है थोड़ी सी चीज़ें मतलब उनकी लेंथ जो है वो पी क्यू की फॉर्म में पता हो। तो ओ से लेकर टी तक मैं ये वाले रास्ते से तो नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं जो है वो थोड़ा सा रूट को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर मैंने ये देखा कि मेरे पास गिवन क्या क्या है। टी तक जाने के लिए देखो एक रास्ता तो ये भी है मेरे पास, ओ से मैं ए जाऊं, और फिर ए से जो है वो मैं टी चले जाऊं, लेकिन ए से टी के बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये रूट मैं नहीं ले सकता। थोड़ा सा और चेंज करते हैं। हाँ, अगर मैं इस वाले रूट की बात करूं कि ओ से अगर मैं पहले सी चले जाऊं, और सी से फिर मैं जो है वो टी की तरफ चले जाऊं, तो मेरे पास सी टी तो नहीं है एग्जैक्टली लेकिन मेरे पास जो है वो टी सी ज़रूर है। ठीक है, तो मैं जो है वो टी सी को सी टी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं ये वाला रूट ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि भाई मैं कौन सा रूट ले रहा हूँ। तो ओ टी इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ वर्किंग की है, मैंने लिखा है कि मुझे ओ से टी जाना है, तो उसके लिए मैं रूट क्या ले रहा हूँ, पहले मैं ओ से सी जा रहा हूँ, और मैं सी से फिर टी जाऊंगा। तो मैंने यहाँ लिख लिया ओ सी प्लस सी टी। अब मैं देखता हूँ मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो मैंने यहाँ डाटा बना लिया। तो ओ सी मेरे पास गिवन है क्यू, तो ओ सी की वैल्यू क्यू है, तो मैंने ओ सी की जगह पे क्यू लिख लिया, ओ सी इज इक्वल टू क्यू। अब सिंस मेरे पास था टी सी, ठीक है, टी सी मेरे पास था 3 टाइम्स पी माइनस क्यू, तो मैंने 3 को मल्टीप्लाई करा लिया, ये 3 पी हो गया माइनस 3 क्यू हो गया। लेकिन मुझे टी सी नहीं चाहिए, मुझे सी टी चाहिए। इसका मतलब है मुझे इसको नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा दोनों कंपोनेंट्स को। तो जब मैं माइनस से 3 पी को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये -3 पी हो जाएगा, और जब मैं माइनस से -3 क्यू करूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं पॉजिटिव पहले लिखता हूँ, नेगेटिव बाद में। तो 3 क्यू माइनस 3 पी जो है वो सी टी की वैल्यू आ गई। नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ सी टी एंड ओ सी, बोथ वैल्यूज आर विद मी, आई जस्ट हैव टू प्लग इन। ओ टी की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, ओ टी इज इक्वल्स टू, ओ सी की जगह पे मैंने क्यू लिखना है, तो ओ सी की जगह पे क्यू आ गया, प्लस का साइन एज इट इज। और उसके बाद सी टी की जो वैल्यू है 3 क्यू माइनस 3 पी, ये मैंने एज इट इज लिख ली, 3 क्यू माइनस 3 पी। अब मुझे जो है वो लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 1 क्यू है और ये 3 क्यू है, तो 1 क्यू प्लस 3 क्यू विल इक्वल टू 4 क्यू, और ये -3 पी एज इट इज आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 पे चलते हैं जल्दी से। पार्ट 2 मुझसे कह रहा है ए से टी, आई हैव टू गो फ्रॉम ए टू टी, मुझे ए से टी जाना है। ए मेरा ये रहा पॉइंट और टी मेरा ये रहा पॉइंट, तो मुझे ए से टी जाना है। तो उसके लिए फिर मैं जो है वो पहले पाथ देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन सा ऐसा पाथ है जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता है। वैल्यू आई हैव टू गो फ्रॉम ए टू टी, तो पहले मैं काम करता हूँ, ए से लेके ओ जाता हूँ, ए से ओ जाता हूँ, और फिर ओ से टी जाता हूँ। तो ये वाला रास्ता बिल्कुल सही है, इसमें मेरे पास ए से ओ भी है, और ओ से टी तो मैंने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया। तो दिस इज द रूट विच आई एम टेकिंग। तो ए टी के आगे मैं पहले ये रूट लिख लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो फिर जो है वो वैल्यूज देखने के लिए। तो ए टी मतलब ए से मुझे टी जाना है, तो आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू ओ फर्स्ट एंड देन ओ टू टी। तो ए ओ प्लस ओ टी मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया। इसका नाम मैं देखता हूँ मेरे पास डाटा में क्या क्या वैल्यूज हैं। मेरे पास ओ ए जो है वो पी के बराबर है, लेकिन मुझे ए ओ चाहिए। ठीक है, तो मुझे इसको इसके नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको ए ओ को माइनस पी लिख दूंगा। ठीक है, ए ओ जो है वो माइनस पी हो गया, क्योंकि जो है वो मैं उल्टी डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और उसके बाद जो है ओ टी मेरे पास है। ओ टी मैंने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया हुआ है 4 क्यू माइनस 3 पी, तो मैंने एग्जैक्टली जो है वो 4 क्यू माइनस 3 पी लिख दिया। अब मुझे सिर्फ इनको ऐड करना है, तो ए ओ की जगह पे मैंने माइनस पी लिख दिया प्लस 4 क्यू माइनस 3 पी। पी और पी लाइक टर्म्स है, तो इनको ऐड कर लेता हूँ, माइनस पी और -3 पी -4 पी हो जाएगा। और ये 4 क्यू एज इट इज आ गया। इफ यू वांट टू टेक 4 एज कॉमन, आप 4 कॉमन लेके इसको क्यू माइनस पी भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू डू दैट, उसमें कोई मसला नहीं है।
थर्ड पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है ओ बी, ओ से बी जाना है मुझे, ओ मेरा पार्ट ये रहा, और मुझे ओ से बी जाना है, मतलब ये इस तरह का समझो पैरेललोग्राम का डायगनल है। ये तो बड़ा आसान हो गया। ओ से बी जाने के लिए पहले मैं ओ से ए जाता हूँ और फिर ए से बी चले जाऊंगा तो मैं ओ बी पहुंच जाऊंगा। तो मैंने यही फॉर्मूला लिख दिया, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ से ए पहले जा रहा हूँ प्लस ए से बी फिर जाऊंगा। तो ओ से ए जो है वो मेरे पास पी के बराबर है, ए से बी जो है वो मेरे पास क्यू के बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो सिंपल मेरे पास पी प्लस क्यू जो है वो इसका आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट पे चलता हूँ जल्दी से। फोर्थ पार्ट इज बी टी, मुझे बी से लेके टी पे जाना है। तो बी से टी के लिए मैं सबसे पहले ये काम कर सकता हूँ कि मैं बी से सी चले जाता हूँ और फिर सी से टी चले जाता हूँ, क्योंकि बी से सी भी मुझे पता है और सी से टी तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ पहले पार्ट में। क्योंकि टी सी है तो मैं इसको कन्वर्ट कर चुका हूँ सी टी में, तो मैं यही वाला रूट ले लेता हूँ। आई हैव टू गो फ्रॉम बी टू टी, मुझे बी से जो है वो टी पे जाना है, तो आई एम गोइंग फ्रॉम बी टू सी फर्स्ट, पहले मैं बी से सी जाऊंगा और फिर मैं सी से जो है ना वो टी की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यही वाला रूट यहाँ लिख लिया। बी से टी का मतलब है पहले मैं बी से सी जाऊंगा और उसके बाद सी से टी जाऊंगा। तो बी सी की वैल्यू मेरे पास है एग्जैक्टली सी बी जो है वो पी है, तो इसका मतलब है अगर मैं इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में जाऊंगा, इसके उल्टी डायरेक्शन में जाऊंगा, तो ये मेरे पास माइनस पी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख लिया बी सी इज इक्वल टू माइनस पी। और सी टी तो मैंने जो है वो फाइंड आउट किया हुआ है, पहले ये लिखा हुआ है सी टी। सी टी जो है वो थ्री क्यू माइनस थ्री पी है, तो मैंने सी टी की जगह पे थ्री क्यू माइनस थ्री पी कर दिया। और जस्ट आई हैव टू ऐड देम नाउ। बी सी की जगह पे मैंने माइनस पी लिखा, माइनस पी प्लस थ्री क्यू माइनस थ्री पी, और ये माइनस पी है और ये माइनस पी अगेन, तो ये माइनस फोर पी हो गया। और ये थ्री क्यू एज इट इज आ गया, यहाँ से मैं कुछ कॉमन नहीं ले सकता, तो ये मेरा फिफ्थ पार्ट भी देख लेते हैं। इन द फिफ्थ पार्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी आर। अब मुझे टी आर की वैल्यू चाहिए, मतलब टी से मुझे आर आना है, ठीक है। अच्छा, अब टी से लेके आर तक की मैंने यहाँ जो है वो बी टी की टर्म्स में मैंने यहाँ जो है वो एक वैल्यू निकाली हुई है। इसी वाली वैल्यू को यूज कर लेते हैं, सिंस वी हैव द वैल्यू ऑफ बी टी नाउ। बी टी की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो मैं जो है वो यही वाली जो है वो वैल्यू यूज कर लेता हूँ। मैंने लिखा टी आर इज इक्वल टू, अब टी आर जो है ना वो देखो, इसको एक चीज ये देखनी है कि टी जो आर है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, और जो बी से टी जा रहा है ना वो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ मुझे जो है वो नेगेटिव साइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं एक काम ये कर लेता हूँ बस थोड़ा सा, कि मैंने जब ये लिखा है ना कि टी आर इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर बी टी, तो मैं यहाँ जो है ना वो नेगेटिव साइन यूज कर लेता हूँ, क्योंकि टी आर की डायरेक्शन जो है ना वो ऑपोजिट है, ठीक है, क्योंकि अब मैं ऑपोजिट साइड पे जा रहा हूँ। ये जो थ्री अपॉन फोर बी टी है, ये बी का टी का मतलब है कि आपकी जो एरो आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है ऊपर की तरफ, तो ये बी टी की डायरेक्शन है। लेकिन मैं सिंस नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूँ। तो नेगेटिव का मतलब ये हो जाएगा कि जो बी टी मैंने फाइंड आउट किया है ना, बी टी मेरे पास आ रहा है थ्री क्यू माइनस पी। तो अब मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा फोर पी माइनस थ्री क्यू। तो ये थ्री अपॉन फोर ऐसे ही रहेगा, और अब जो है वो मेरे पास ब्रैकेट में फोर पी माइनस थ्री क्यू आ जाएगा। वो मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने इसको इस तरह किया है कि थ्री अपॉन फोर मैंने एज इट इज रखा, ये जो माइनस साइन था ना ये बी टी से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब देखो माइनस साइन जब बीटी से मल्टीप्लाई होगा तो कैसा हो जाएगा, बीटी की जो ओरिजिनल वैल्यू थी दैट वाज थ्री क्यू माइनस फोर पी, तो मैंने इसको जो है वो थ्री क्यू माइनस फोर पी मैंने ऐसे ही लिख दिया। और जब मैं ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है उससे इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास ये ब्रैकेट जो है वो इस तरह बन जाएगा फोर पी माइनस थ्री क्यू, क्योंकि जब माइनस थ्री क्यू हो जाएगा, ये माइनस जब थ्री क्यू से हो जाएगा तो माइनस थ्री क्यू हो जाएगा, और फिर माइनस और माइनस फोर पी से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी पॉजिटिव। तो ये जो है मेरे पास इस तरह बन जाएगा। तो ये जो है पार्ट नंबर फाइव का आंसर आ गया, थ्री अपॉन फोर एज इट इज फोर पी माइनस थ्री क्यू। तो बस ये डायरेक्शन का जो है ना थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आई एम गोइंग फ्रॉम टी टू आर ना, तो ये जो मैंने लिखा है ये मैंने बी से टी वाली डायरेक्शन में लिखा है। ये जो थ्री अपॉन फोर है ये बी टी है, लेकिन अगर थ्री अपॉन फोर बी टी की बात करूं तो मुझे आर टी मिलेगा, ठीक है। इस तरह भी समझ सकते हैं इसको कि बी से टी जा रहा हूं ना मैं, तो अगर मैं थ्री अपॉन फोर बी टी लेता हूं तो वो मुझे आर से टी तक का रास्ता मिलेगा, लेकिन मुझे टी आर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ आर से टी फाइंड आउट करके उसको उल्टा कर लेता हूँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये इस तरह भी यही आंसर आएगा और इस तरह भी बिल्कुल यही वाला आंसर आएगा। ए क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट ए था जिसके 5 पार्ट्स थे। तो अब चलते हैं जल्दी से पार्ट बी पर। पार्ट बी सेज दैट वी हैव टू शो दैट सी आर इज इक्वल्स टू थ्री अपॉन फोर क्यू, ठीक है। हमें शो करना है कि जब हम सी आर निकाले तो सी आर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है थ्री अपॉन फोर क्यू। तो लेट जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी आर। सी आर का मतलब है आई हैव टू गो फ्रॉम सी टू आर। अब सी टू आर जाना है तो इसके लिए जो है वो मेरे पास बड़ा अच्छा सा रास्ता है। मेरे पास जो है वो पहले मैं सी से टी चले जाता हूँ, क्योंकि सी से टी मेरे पास है, और फिर मैं टी से आर आ जाऊंगा। टी से आर मैंने अभी फाइंड आउट किया, तो मैं इन दोनों की वैल्यूज जो है वो जो है प्लग इन करूंगा और उसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो मेरे पास थ्री अपॉन फोर क्यू आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया सी आर इज इक्वल टू, यहाँ मैंने पार्ट बी सॉल्व किया हुआ है, तो सी आर इज इक्वल टू
सी से आर जाने के लिए आई एम गोइंग फ्रॉम सी टू टी फर्स्ट, पहले मैं सी से टी जा रहा हूँ तो सी टी मैंने लिखा, और फिर मैं टी से जो है वो आर की तरफ आ रहा हूँ तो प्लस मैंने टी आर लिख दिया। सी टी की वैल्यू मैंने फर्स्ट पार्ट में ही निकाल ली थी, 3q माइनस 3p, तो यहाँ मैंने डाटा में लिख लिया 3q माइनस 3p इज द वैल्यू ऑफ सी टी, और टी आर की वैल्यू मैंने बिल्कुल अभी निकाली है 3/4 4p माइनस 3q, तो मैंने टी आर की भी वैल्यू लिख ली 3/4 4p माइनस 3q। अब मुझे क्या करना है, जस्ट प्लग इन द वैल्यू, सिंप्लीफाई करना है और ये फिर लेके आना है, क्योंकि शो दैट है तो मुझे ये शो करना है। तो मैंने फिर 3q माइनस 3p ये मैंने वैल्यू लिख दी सी टी की, और फिर प्लस का साइन एज इट इज, और अब टी आर की वैल्यू मैं पूरी लिखूंगा 3/4 और 4p माइनस 3q। अब ये 3/4 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये बिल्कुल इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है मुझे, 3q माइनस 3p एज इट इज लिख दिया मैंने। जब ये 3/4 4p से मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3p से मल्टीप्लाई होगा 3p आ जाएगा, पॉजिटिव 3p। और जब ये 3/4 पूरा का पूरा माइनस 3q से मल्टीप्लाई होगा तो 3 टाइम्स 3 इज 9q, तो माइनस 9q/4 आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली एक्सपेंशन है बस, ये 3/4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3/4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब 3/4 4p से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, p बच जाएगा, p मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी पॉजिटिव 3p। और जब ये पॉजिटिव 3/4 माइनस 3q से मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3q विल गिव मी माइनस 9q, और फिर डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव 3p और ये नेगेटिव 3p ये कैंसिल आउट हो गए, और ये 3q माइनस 9/4q इसका मैंने एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं था मैंने 1 लिख लिया। ये माइनस 9q/4 को मैं पहले ले आया, और ये 3q को मैंने यहाँ पे लिख दिया। डजेंट मैटर, तुम 3q को पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, एक ही बात है। एलसीएम लूंगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स 3 इज 12 हो जाएगा, तो ये माइनस 9q प्लस 12q/4 हो जाएगा। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 3/4q, जो कि मुझे शो करना था। ठीक है, तो 3/4q जो है वो सिंप्लीफाई होके वही चीज आ गई है बिल्कुल, तो ये पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। पार्ट सी में दो पार्ट्स है मेरे पास। फर्स्ट पार्ट में आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी आर अपॉन ओ सी, तो लकीली मेरे पास सी आर भी है और मेरे पास ओ सी भी है, तो मैं सी आर को ओ सी से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। सी आर की वैल्यू मैंने अभी पार्ट बी में निकाली है, ये सी आर की वैल्यू है। ठीक है, 3/4q इज द वैल्यू ऑफ सी आर, तो मैं जल्दी से यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, सी आर की जगह मैंने 3/4q लिखा, और ओ सी की जगह पे ओ सी की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्यू है, तो मैंने अपॉन क्यू लिखा, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, 3/4 जो है वो मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। मुझे सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। लास्ट पार्ट में अगेन वो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल टी सी आर और एरिया ऑफ ट्राइंगल टी ए बी। पहले मैं देखता हूँ कि ये टी सी आर और टी ए बी जो है वो कौन से ट्राइंगल है। तो टी सी आर मेरे पास ये वाला ट्राइंगल है, ये जो आपको नजर आ रहा है इस तरफ, मैं इसको थोड़ा सा जो है वो आपको दिखा देता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, ये टी सी आर हो गया। और अगर इसी का बड़ा वर्जन देखूं तो ये टी ए बी हो जाएगा, मतलब ये एक ही ट्राइंगल जो है वो नजर आ रहा है, एक ही ट्राइंगल के अंदर दोनों बने हुए हैं। तो पहले मैंने इस फिगर को यहाँ निकाल के बनाया, ये टी सी आर हो गया और ये टी ए बी हो गया, तो ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल टी सी आर एंड टी ए बी, तो बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और सिंस आई हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो मैं वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2। टी सी आर जो ट्राइंगल है इसका जो बेस है वो सी आर है, तो मैंने यहाँ सी आर लिख दिया L1 की जगह पे। और टी ए बी जो ट्राइंगल है, जो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये चीज का ख्याल रखना कि जो ट्राइंगल ऊपर है उसकी बेस ऊपर आएगी, जो ट्राइंगल नीचे है उसकी बेस नीचे आएगी। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला A1/A2 है और ये L1/L2 है, तो इसको थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वरना रेशियो जो है वो गलत भी हो सकता है। तो जो नीचे वाला ट्राइंगल है वो टी ए बी है, तो ए बी उसकी बेस हो गई, तो मैंने ए बी को नीचे लिख लिया। अब मेरे पास सी आर की वैल्यू भी है, सी आर की वैल्यू मैंने अभी पार्ट बी में फाइंड आउट किया है 3/4q, तो मैंने सी आर की जगह पे 3/4q लिख लिया। और ए बी की वैल्यू मेरे पास है, अगर मैं फिगर को देखता हूँ तो ए बी की वैल्यू मेरे पास q है, तो मैंने यहाँ q डिनोमिनेटर में लिख लिया, q से q कैंसिल हो गया, और मेरे पास जो है वो 3/4 आंसर आ गया। 3/4 और स्क्वायर को नहीं बोलना है, तो स्क्वायर का मतलब है मुझे 3 का स्क्वायर भी लेना है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो the ratio of triangle TCR and triangle TAB is coming out as 9/16, जो कि मेरे फाइनल पार्ट का आंसर आ गया 9/16। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 16। ये था क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट हमने दोबारा रिवाइज कर लिया। बस इसमें ये होता है कि यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, और जब फिगर ड्रॉ कर लेते हो उसके बाद आइडेंटिफाई करते हो कि आइदर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट। अगर सिमिलर है तो फिर वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अगर नॉन सिमिलर है, हाइट सेम है, तो फिर हम जो है सिंपल इनकी बेसिस का रेशियो ले लेंगे जो कि एरिया के रेशियो के बराबर होगा।